हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार मीना। आज हम लोग गांधीवादी युग और असहयोग आंदोलन का अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में सन 1920 से 47 के काल को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वाधीनता आंदोलन के रंगमंच पर गांधी जी के व्यक्तित्व की अमिट छाप अंकित थी। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस काल में अर्थात 1920 से 47 के काल में राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में थी। हमें ये पता है कि गांधी जी पेशे से एक बैरिस्टर थे और दादा अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी के लीगल एडवाइज़र के रूप में वो अफ्रीका गए थे। वहाँ उन्होंने दक्षिणी अफ्रीकी गोरी सरकार की रंगभेद की जो नीति थी उसको आंखों से देखा, महसूस किया और इससे उन्हें बहुत खिन्नता महसूस होती थी। इसके विरोध स्वरूप उन्होंने 1893 से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और दक्षिणी अफ्रीका की गोरी सरकार की रंगभेद की जो नीति थी उसके विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। जब गांधी जी भारत आए तब भारत में भी या भारतीयों की जो स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। प्रारंभ में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई तथा प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारतीयों से आह्वान किया कि वे हर प्रकार से अंग्रेज़ों की सहायता करें और उनके इन्हीं प्रयासों से प्रभावित होकर अंग्रेज़ों ने उन्हें केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा। बाद में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनसे व्यथित होकर गांधी जी अंग्रेज़ों के सहयोगी से असहयोगी बन गए। सबसे पहले रॉलेट एक्ट को ले सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट को कानूनी रूप देते हुए रॉलेट एक्ट बनाया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके बारे में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के और बिना किसी कार्रवाई के जितने भी समय के लिए उसको नज़रबंद किया जा सकता था। गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन हुए। इसी श्रृंखला में जो पंजाब प्रांत था, उस पंजाब प्रांत में भी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने पंजाब प्रांत के दो प्रसिद्ध आंदोलनकारी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया, जिससे विरोध और भी अधिक उग्र हो गया। विरोध स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जनरल माइकल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जिसमें लगभग 800 व्यक्ति मारे गए व 1200 घायल हुए। इसे ही जलियांवाला कांड के नाम से जाना जाता है। इस जलियांवाला जो कांड था उससे अंग्रेज़ों के प्रति पूरे देश में असंतोष का भाव बहुत अधिक बढ़ गया और इस असंतोष को शांत करने के लिए ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसे हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस हंटर कमेटी ने जनरल डायर को दोषी करार देने के बजाय उनके इस कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताकर उन्हें दोषमुक्त कर दिया तथा उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित कर दिया। इससे भारतीयों के मन में
घोर निराशा छाई तथा अंग्रेजों के प्रति तीव्र असंतोष व घृणा का भाव पैदा हुआ। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ ही साथ भारत में 1919-20 के आसपास एक आंदोलन और हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के काल में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि टर्की के सुल्तान की प्रतिष्ठा व स्थिति को बनाए रखा जाएगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन और टर्की के बीच सेवर्स की संधि हुई, उसके द्वारा इस आश्वासन को ख़त्म कर दिया। इससे भारत के वे मुसलमान जो टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा या धर्मगुरु मानते थे, वो अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। ये जो खिलाफत आंदोलन था, उसका मूल उद्देश्य था टर्की के खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। जनता इन समस्त घटनाओं से अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों में घृणा और असंतोष बढ़ गया और खिलाफत आंदोलन के माध्यम से गांधी जी को हिंदू और मुसलमानों को एक करने का मौका मिल गया और गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि के रूप में अपने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।